देखेंगे फर्म में साझेदार कौन हो सकता है, या फर्म के साझेदार बनने के लिए किन योग्यताओं का होना जरूरी है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 के अनुसार किसी फर्म में निम्न योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही साझेदार बन सकता है। नंबर 1, वयस्क होना। सामान्यतः 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाले व्यक्ति को वयस्क माना जाता है, पर ऐसा व्यक्ति जिसके गार्जियन संरक्षक को न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया हो, उन्हें 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ही वयस्क माना जाता है। किसको? जिसके लिए न्यायालय ने कोई संरक्षक नियुक्त किया हो। अवयस्क व्यक्ति केवल लाभ के लिए साझेदार बन सकता है, हानि के लिए नहीं। फर्म में अगर लाभ होता है तो वो उसको मिलेगा, लेकिन अगर फर्म में हानि होती है तो अवयस्क साझेदार को वो हानि नहीं वितरित की जाती है। सेकंड पॉइंट है हमारा स्वस्थ मस्तिष्क का हो। व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, अर्थात पागल नहीं होना चाहिए, असामान्य मस्तिष्क वाला नहीं होना चाहिए, अयोग्य घोषित न किया गया हो। कुछ व्यक्तियों को सरकार द्वारा अनुबंध के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। जैसे किन किन लोगों को किया जाता है, देखिए आप, कोई अपराधी हो, विदेशी शत्रु हो, कैदी हो, दिवालिया हो, और उच्च पद जैसे राजदूत, ये लोग अनुबंध करने योग्य नहीं होते हैं। इसलिए इन व्यक्तियों को फर्म में साझेदार नहीं बनाया जा सकता है। स्वतंत्र सहमति। अनुबंध करते समय योग्य व्यक्ति की स्वतंत्र सहमति का होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि वो किसी के दबाव में आकर वो अपनी सहमति दे रहा हो, अपनी इच्छा प्रकट कर रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका स्वयं की स्वतंत्र सहमति, मतलब बिना किसी दबाव के सहमति उसकी होनी चाहिए। एक विवाहित स्त्री किसी फर्म में साझेदार बन सकती है, लेकिन फर्म के ऋणों के लिए उसका दायित्व उसकी निजी संपत्ति क्या होती है कि स्त्री की, उसका स्त्री धन, वहां तक ही उसका दायित्व सीमित होता है। इस प्रकार अनुबंध की क्षमता रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जैसे कि पिता पुत्र है, भाई भाई है, भाई बहन है, पति पत्नी है, 2 बहनें हैं, 2 मित्र हैं, ये सभी साझेदार बन सकते हैं, जो भी ये निर्धारित योग्यताएं रखते हैं। अभी हमने पढ़ा साझेदार बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, किस व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है। अब हमारा टॉपिक है कि क्या एक नाबालिग मतलब अवयस्क भी फर्म में साझेदार हो सकता है। साझेदारी क्या होती है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच का एक अनुबंध होती है। साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है। अनुबंध करने के लिए व्यक्ति का योग्य होना आवश्यक है, वयस्क होना आवश्यक है। इस प्रकार एक अवयस्क व्यक्ति फर्म में साझेदार नहीं हो सकता है ना। लेकिन भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 30 में यह प्रावधान है कि सभी साझेदारों की सहमति से किसी अवयस्क को व्यवसाय के लाभ में भागीदार बनाया जा सकता है। किस में भागीदार बनाया जा सकता है? लाभों में। अवयस्क का दायित्व उसके फर्म में लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। वह फर्म के प्रबंध में भाग नहीं ले सकता है। अतः एक नाबालिग केवल लाभ में भागीदार होगा, वो हानि वहन नहीं करेगा। ये किस में कहा गया है? साझेदारी अधिनियम की धारा 30 में कहा गया है। भारतीय साझेदारी अधिनियम में नाबालिग के लिए नाबालिग साझेदार का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। अवयस्क को सिर्फ नाबालिग कहा जाता है। अतः एक नाबालिग फर्म का पूर्ण रूप से साझेदार नहीं हो सकता है। उसे सिर्फ नाबालिग कहेंगे, साझेदार नहीं कहेंगे, क्योंकि साझेदार बनने के लिए उसको बालिग होना जरूरी है। नाबालिग के बालिग होने पर उसे फर्म में साझेदार बने रहने या फर्म से हटने का विकल्प मौजूद रहता है। वह चाहे तो फर्म में बना रहे, वह चाहे तो फर्म को छोड़ दे। अगर वो फर्म को छोड़ना चाहता है
तो उसको सभी साझेदारों को इसकी पहले सूचना देनी होगी। अब नाबालिग साझेदार को साझेदारी अधिनियम के द्वारा क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, ये देखिए आप। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 उपधारा 2 और 30 की उपधारा 4 के तहत फर्मों के लाभ में एक नाबालिग को निम्न अधिकार दिए गए हैं। नंबर 1, लाभ में अधिकार। एक अवयस्क को उसके हिस्से के लाभ पाने का पूरा अधिकार होता है। हानि में उसका कोई हिस्सा नहीं होता, लेकिन फर्म के लाभों में उसको हिस्सा अवश्य दिया जाता है। संपत्ति में अधिकार। एक अवयस्क को उसके हिस्से की संपत्ति का अधिकार होता है। पुस्तकें खाते देखने का अधिकार। एक अवयस्क को फर्म की पुस्तकों को देखने, उनको जांचने, उनका निरीक्षण करने और उनकी नकल निकालने का भी अधिकार होता है। लेकिन ऐसी पुस्तकें जो फर्म की गोपनीयता के लिए ज़रूरी हों, उन्हें वो नहीं देख सकता। किन बुक्स को वो नहीं देख सकता? जो फर्म के लिए अत्यंत गोपनीय हो, उन पुस्तकों का निरीक्षण वो नहीं कर सकता। वाद प्रस्तुत करने का अधिकार। फर्म से संबंध विच्छेद होने की स्थिति में अवयस्क अपने हिसाब के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है, कोर्ट में केस कर सकता है। सामान्य साझेदार बनने का अधिकार। एक अवयस्क साझेदार को उसके वयस्क होने पर सामान्य साझेदार बनने का अधिकार प्राप्त होता है, और फिर यह उसकी इच्छा पर भी निर्भर होता है कि वह फर्म में साझेदार बने या फर्म से अलग हो जाए। अब हम पढ़ेंगे साझेदारों के प्रकार। साझेदार कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ेंगे हम। यद्यपि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में सभी साझेदारों को समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन फिर भी साझेदारी फर्म में अधिकार, कर्तव्य और दायित्व के आधार पर साझेदारों के प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सक्रिय साझेदार। व्यापार के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेने वाला साझेदार सक्रिय साझेदार कहलाता है। व्यापार के से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो उसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं, और इसका जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। असीमित होता है मतलब फर्म को जरूरत पड़ने पर वो अपनी निजी संपत्तियों का भी उपयोग इसके लिए कर सकता है। इसे सामान्य साधारण साझेदार भी कह सकते हैं। इसके बाद है निष्क्रिय साझेदार। व्यवसाय के संचालन में भाग नहीं लेने वाला साझेदार निष्क्रिय साझेदार कहलाता है। निष्क्रिय साझेदार फर्म में पूंजी लगाता है, लाभ हानि में भी हिस्सा पाता है, लेकिन ये व्यापार के संचालन में भाग नहीं लेता है, इसलिए इसको निष्क्रिय साझेदार, सुप्त साझेदार, प्रसुप्त साझेदार भी कहा जाता है। केवल लाभ में साझेदार। ऐसा साझेदार जो लाभ में हिस्सेदार बनता है, हानि में नहीं। तो ऐसे साझेदार को केवल लाभ में साझेदार कहा जाता है। यह व्यापार में पूंजी तो लगाता है, ऐसा साझेदार क्या करता है? व्यापार में पूंजी लगाता है, लेकिन प्रबंध में सहभागिता नहीं करता। प्रबंध में सहभागिता मतलब व्यापार के कार्यों में ये मदद नहीं करता है। नाम मात्र का साझेदार। ऐसा साझेदार जो ना तो व्यापार में पूंजी लगाता है और न ही संचालन में सहभागिता करता है। यह सिर्फ अपना नाम साझेदार के रूप में प्रयोग करने की अनुमति देता है। ऐसे साझेदार को के नाम मात्र का साझेदार कहा जाता है। ये व्यक्ति साझेदार क्यों होते हैं फर्म में? क्योंकि इनका नाम इतना अच्छा होता है कि इनकी नाम की गुडविल को उपयोग करने के लिए फर्म में इन लोगों को साझेदार बनाया जाता है, ताकि जो फर्म है वो प्रोग्रेस करे, प्रगति करे। सीमित साझेदार। ऐसा साझेदार जिसका दायित्व उसके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। जितनी पूंजी उसने लगाई है वहीं तक उसका दायित्व रहेगा, वो सीमित साझेदार कहलाता है। सामान्य साझेदार। व्यवसाय के संचालन में भाग लेने एवं असीमित दायित्व वाले साझेदार को सामान्य साझेदार
कहा जाता है। जो सामान्य दशा में साझेदार होता है वो सामान्य साझेदार। कार्यकारी साझेदार, जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर साझेदार बनाया जाता है तो वो कार्यकारी साझेदार कहलाते हैं। ऐसा साझेदार फर्म में पूंजी तो नहीं लगाता है, लेकिन लाभ में उसे हिस्सा दिया जाता है। यदि फर्म का कोई एम्प्लॉई है, कोई कर्मचारी है जो अच्छा कार्य करता है, तो उसकी योग्यता के आधार पर उसको प्रोत्साहित करने के लिए फर्म में साझेदार बना लिया जाता है। नाबालिग साझेदार, जो अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि भारतीय साझेदारी अधिनियम में 30 की धारा 30 में ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम हो, सिर्फ उसको सभी साझेदारों की सहमति से लाभ के लिए साझेदार बनाया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को अवयस्क कहते हैं। साझेदार उसको नहीं कहा जा सकता, वो फर्म के खातों को देख सकता है, लेकिन जो फर्म के गोपनीय खाते हैं, गोपनीय चीज़ें हैं, उनको वो निरीक्षण नहीं कर सकता है। उपयुक्त स्थिति के अलावा जो विभिन्न प्रकार की योग्यता रखते हैं वो भी व्यक्ति फर्म में साझेदार हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता क्या है? लाभ हानि खाता तो हमने पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन ये है लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। साझेदारों से संबंधित आपसी व्यवहारों का जो लेखा है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर लिया जाता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने के बाद एक अकाउंट और बनाया जाता है जिसको लाभ हानि नियोजन खाता कहा जाता है। यह लाभ हानि खाते का विस्तृत रूप होता है जिसमें साझेदारों से संबंधित समस्त राशियों, समस्त समायोजनों का लेखा करने के बाद साझेदारों को दी जाने वाली राशि, विभाजन योग्य राशि कही जाती है। ये साझेदारों को दी जाने वाली राशि की गणना की जाती है, जिसे साझेदारों के लाभालाभ अनुपात में दी या अनुपात नहीं दिया है तो समान अनुपात में बांट दिया जाता है। कौन सा लाभ? जो विभाजन योग्य लाभ होता है। तो लाभ हानि नियोजन खाता वह खाता होता है जो साझेदारों को के बीच में बांटी जाने वाली राशि को जानने के लिए बनाया जाता है, और फिर इसका जो शेष है वो पूंजी खाते में, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लाभ हानि नियोजन खातों के प्रारंभ में लाभ हानि खाते का शुद्ध लाभ जमा पक्ष में, और अगर हानि है तो उसको डेबिट पक्ष में लिख दिया जाता है। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होता है, मतलब प्रॉफिट, तो उसको क्रेडिट में लिख देंगे हम बाय बैलेंस बीडी, और अगर लॉस है तो उसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। एक बार में या तो फर्म को प्रॉफिट हुआ होगा या फिर लॉस हुई होगी। इसके बाद साझेदारों को दी जाने वाली राशि जैसे पूंजी पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, उनका वेतन, उनका कमीशन, और अगर आहरण पर ब्याज है तो वो क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा। और फिर उन सबको लिखने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो लाभ कहलाएगा, विभाजन योग्य लाभ, जो उनके लाभालाभ अनुपात में जब उनको दे दिया जाएगा। अब हम देखेंगे लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप कि हमको ये किस तरीके से बनाना है। देखिए, इसका हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। जिस डेट में बनाना है वो डेट आगे आ जाएगी। फिर हम कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। सबसे पहले क्रेडिट साइड में आप बाय बैलेंस बीडी करके प्रॉफिट लिख देंगे। ये प्रॉफिट कहाँ से आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होकर, और अगर लॉस है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगी टू बैलेंस बीडी करके। इसके बाद अगर किसी साझेदार को सैलरी मिल रही है तो वो टू सैलरीज, आप पार्टनर जितने भी पार्टनर होंगे उनके नेम्स आ जाएंगे। कमीशन, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, इसके अलावा अगर कोई कमीशन दिया जाता है पार्टनर को या इसके अलावा कोई रेम्यूनरेशन मिलता है, कोई पारिश्रमिक उनको दिया जाता है तो वो भी इसमें आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स के द्वारा जो कैपिटल
फर्म में लगाई जाती है उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट दिया जाता है, तो वो भी आपको इसमें डेबिट साइड में लिख देना है। रिजर्व, अगर कोई रिजर्व बनाना है, जैसे कोई चैरिटी फंड बनाना है, तो वो भी क्या है, फर्म का खर्च है, तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। इसके अलावा पूंजी का जो ब्याज था वो तो हमने डेबिट में लिख दिया। उसी तरीके से अगर आहरण पर ब्याज दिया गया है तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके। ये लिखने के बाद अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड में आ जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, कैपिटल आर करंट, जो भी है क्वेश्चन में दिया गया है उनमें से कुछ वो लेंगे हम। कैपिटल दिया है तो कैपिटल ले लेंगे, करंट दिया है तो करंट ले लेंगे। तो प्रॉफिट अगर होता है तो वो आपको डेबिट साइड में शो करना है, और अगर लॉस होता है तो वो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, कैपिटल आर करंट अकाउंट। ठीक है, एक बार में फर्म को या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगी, दोनों चीजें एक साथ नहीं होगी।